आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी से जो बोलते हैं गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो। आपने जब स्टार्ट किया 98 99 पूरी दुनिया डरी हुई थी Y2K बूम। हमारा जो पहला बिल निकला हमारी सिस्टम से दैट वाज ऑन 17th December 99। वी डिड फेस दैट Y2K बग फॉर आवर सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एक ब्रांड है येवले चाय, उनके 500 दुकान क्रॉस हो चुके हैं। जब उनकी पहली चाय की टपरी थी उन्होंने तब सॉफ्टवेयर लिया था। कई जगह पे RFID टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ऐसा होता है कि उसको सामने लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 4 शर्ट एक शॉपिंग बैग में लेके आ गया और यहाँ पे मैंने रख दिया, वो चारों का बिल हो जाएगा। You are not only a solution or software provider, you are a life changer. Hello viewers, thank you very much for joining in today। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी से जो बोलते हैं गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो। चाहते कि आप गल्ला छोड़ना और आगे बढ़ना, तो आप सुनिए। आज हम मिलने वाले हैं रिटेल वेयर सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर अजीत हदानी जी से, और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और सीखेंगे कि गल्ला छोड़ के आगे बढ़ा कैसे जाता है। अजीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप आए, अच्छा लगा। और बहुत सारे रिटेल शॉप्स हैं इंडिया में जिनको एक्चुअली लाइफ में गल्ला छोड़ के आगे बढ़ना है, तो आप आज वो सीखेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थोड़ा सा पहले आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे। व्हेन डिड यू स्टार्ट, कब स्टार्ट किया, एंड ये शुरुआत जर्नी की हुई कहाँ से आपकी लाइफ में? एक्चुअली ये कंपनी आज जहाँ पहुंची है ये प्लान नहीं था। दिस वाज बाय डेस्टिनी बोल सकते हैं, बाय एक्सीडेंट बोल सकते हैं। ओरिजिनली हमारा फैमिली बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स अहमदनगर में। आई एम फ्रॉम अहमदनगर, और वहाँ पर फैमिली था, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर आप पंप इंडस्ट्री देखेंगे तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पे चलता है। हाँ, बराबर। और मैंने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स तो मुझे वो करना ही नहीं था। तो मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया, BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय ग्रेजुएशन माय डैड्स हेल्थ वाज अ बिट शेकी, एंड मेरा एक छोटा भाई भी है, वो बॉम्बे में फिनटेक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा सेटल था, तो वो वापस आने वाला नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि किसी को तो ये चलाना है, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। तो ऐसे करते करते अच्छा चल रहा था, और 95-96 में काफ़ी इंडस्ट्री बूम में थी। तो हम सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक फैक्ट्री में जाते थे। वर्कर मिलते नहीं थे, तो मैं भी लेथ मशीन चला लेता था, ड्रिलिंग, टैपिंग, पेंटिंग, वाइंडिंग सब कुछ कर लेता था। और फिर 96-97 में एक रिसेशन आया, तो उस वक्त थोड़ा ज़्यादा वक्त मिलने लगा, तो छोटा मोटा प्रोग्रामिंग करके अपने बिलिंग सिस्टम वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त। और एक ट्रांजिशन था। आज जैसे मोदी जी के ज़माने में इंडिया एक बहुत डायनामिक कंट्री है, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक। उस समय देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे और आउटलुक वॉज वेरी पेसिमिस्टिक। मतलब देवेगौड़ा जी पार्लियामेंट में सोते थे। वो ऐसे लीडर थे जिनको नोबडी वुड लुक अप टू हिम, with due respect to him, but that was a fact। हम यंग जनरेशन को एक एस्पिरेशन होता है, वो देख के लग नहीं रहा था। दूसरी बात, एक पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा था टीवी पे। तो वो टिपिकल सीफोलॉजिस्ट होते हैं ना, प्रणय रॉय, विनोद दुआ, योगेंद्र यादव, इनका डिस्कशन चल रहा था। और उस टाइम पे एक डिस्कशन हुआ कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। सो ट्रू भाई, सब ऐसे ही पहलवान लोग ही हैं, तो व्हाई एजुकेटेड पीपल आर नॉट गेटिंग टू पॉलिटिक्स। तो योगेंद्र यादव जी ने एक सेंटेंस बताया जिससे मेरी फाउंडेशन हिल गई। उन्होंने बोला, पुराने जमाने में राजे होते थे, तो कहा जाता था कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसे राजा होंगे वैसे प्रजा होंगे। आज हम डेमोक्रेसी में हैं, तो उल्टा हो गया है, यथा प्रजा तथा राजा। तो हम में से ही कोई ऊपर जाने वाला है। तो हम लोग ज्यादा अनपढ़ लोग यहाँ हैं या बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं, तो हम में से ही कोई आगे जाएगा। तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग। और उससे मुझे बहुत फील हुआ कि क्या हमारा यही फ्यूचर है, क्या ऐसे ही चलेगा इंडिया। और वहां पे पिताजी मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा तू अमेरिका क्यों नहीं जाता, तू होशियार है, तरक्की करेगा। इंडिया में जब तक आप कोई तिगड़म नहीं करो, लफड़े नहीं करो, गोलमाल नहीं करो, तब तक तरक्की नहीं हो सकती। ये ऐसी धारणा थी। तो वो बोले, मैं सीधा आदमी हूँ, मैं ईमानदारी से चलता हूँ, अनफॉर्चुनेटली तू भी वैसा ही है तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो अमेरिका जा।
और ये योगेंद्र यादव जी का स्टेटमेंट, देवेगौड़ा जी के प्राइम मिनिस्टर, ये सब कुछ संजोग ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अमेरिका ही जाना चाहिए। अब इसमें एक मजे वाली बात यह है कि मेरी वाइफ अहमदाबाद से है, तो जब अहमदनगर आए तो छोटा सिटी है, तो जब हम मिले हमने कुछ बातचीत की, क्या टर्म्स कंडीशंस वगैरह वगैरह, तो मैंने बोला कि भाई अहमदनगर में रहने की तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, मैं तो जिंदगी भर पेरेंट्स के साथ रहूंगा, तो कभी अलग रहने की जिद मत करना। और तीसरा, मुझे ऐसी कोई चाहिए, वो वर्किंग नहीं हो चलेगा लेकिन मेरा घर अच्छे से संभाले, पेरेंट्स संभाले, बच्चे संभाले, वो मेरे, दैट इज माई आइडिया ऑफ आइडियल वाइफ। So she was comfortable with that and we got married. Now she was not in favor of me going to the US. She said नहीं, हम लोग यहीं पे ठीक है, तेरी 2 बेटियां हैं, तू थोड़ा कंजर्वेटिव थॉट का है, अमेरिका जाओगे तुम्हारी बेटियां किसके साथ उठेंगी बैठेंगी, तुमको पसंद नहीं आएगा। तो मैं बोला यार, आई एम द स्मार्ट गाय, लेट मी टेक दिस डिसीजन, वी विल गो टू द US। तो मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। उस जमाने में सैप कंसल्टेंट एक बहुत हॉट चीज होती थी, तो फंक्शनल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट। तो मतलब मेरे को इतना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, हम फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं। मैं जॉब्स के लिए गया, कोई जॉब दे नहीं रहा था। उनका बोलना था कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दैट इज अ डिसएडवांटेज, यू डोंट हैव इनफ। एक भाई साहब ने तो हद कर दी, उन्होंने बोला आप अहमदनगर से हो, वहां पे एक इंडियन सीमलेस करके कंपनी है, उसका स्टोर कीपर आपसे बेहतर। ये मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे लोगों से काम नहीं करना चाहता, मैं अब टेक्निकल होके ही अमेरिका जाऊंगा। फिर मैंने पता किया कि उस टाइम पे कौन सा सबसे अच्छा क्वालिफिकेशन है, तो बोले माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस डेवलपर। उसके 4 माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं, आप वो करोगे तो फिर आप MCSD हो जाओगे। मैं बोला मैं तो करूंगा, अब मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, बस जिद पड़ गया। वहां से सफर शुरू हुआ, प्रोग्रामिंग सीखना, फॉर्मल एजुकेशन। कॉलेज में छोटा मोटा करते थे, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन तब से शुरू हुआ। उसके लिए तैयारी खुद ही पढ़ता था। अहमदनगर में, दादर में एक माइक्रोसॉफ्ट प्रो मैट्रिक सेंटर था, वहाँ एग्जाम देने गया। मैं कलर ब्लाइंड हूँ, और वो लास्ट क्वेश्चन के बाद इमीडिएटली स्क्रीन पे रिजल्ट आ गया, वो कलर चार्ट में आया। अब मेरे को समझा नहीं कि इसका मतलब क्या है, मैं पास हुआ फेल हुआ। हमको आदत है 35-40 में पास हो जाते थे, और अहमदनगर के विखे पाटिल कॉलेज में था, तो किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी मार्क्स की। और यहाँ पता चला कि मुझे जब डीप में स्टडी किया तो 68% मिला, पासिंग वाज 75। मैं फेल हो चुका था, और मैं घर पे बोल के नहीं गया था, नहीं तो बच्चों को पता चलेगा पापा फेल हो गए। तो मैं चुपचाप से आया, बट हार्ट ब्रोकन था। फिर देखो, बड़े बुजुर्ग जो एडवाइस देते हैं ना, उसको कोई मतलब बहुत होता है, हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं। तो पापा हमेशा बोलते थे कि प्रॉपर कोर्स क्यों नहीं करता, खुद पढ़ेगा तो कैसे चलेगा। फिर मैं पुणे आया, फिर 1 महीने का कोर्स किया, फिर पहला माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन हुआ। अहमदनगर छोटी जगह है, पेपर में नाम आ गया। कोर्स करते वक्त मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, कि मुझे ऐसा लगता है कि खाली थ्योरेटिकल करके मतलब नहीं है, कि कुछ तो बनाना चाहिए। तो अहमदनगर में हमारा स्टेट बैंक में अकाउंट था, बड़ी घटिया सर्विस हुआ करती थी, अब का पता नहीं, लेकिन तब डेफिनेटली घटिया होती थी। तो पुराने जमाने में वो लेजर्स होते थे। तो मैं देखता था कि व्यापारी आके पूछते कि मेरा बैलेंस बताएंगे आप, फिर उनको पूरा लेजर लाना पड़ता था, उसमें से उसका देखना पड़ता था। फिर मेरा वो चेक लगा क्या, प्लीज बताइए। फिर डिफेंस वाले आते थे, उनको ठीक से ट्रीटमेंट, उनको बहुत पढ़े लिखे जवान नहीं होते, उनको काम है लठ मारना, गोली चलाना, उनको वो तैयारी दी गई है, बट ये लोग, उनका काफी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई ऐसा मशीन हो, तब ATM होता नहीं था, हमने ATM देखा नहीं था। ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? समवेयर 98-99 98, करेक्ट। तो मैंने इमेजिनरी कि ऐसे एक मशीन होना चाहिए जिसमें आप जाओ, आप टच करो, FD के रेट्स क्या हैं, आपका पासवर्ड डालो, मेरा बैलेंस क्या है, मेरे लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस क्या है, जिसको आज हम मिनी स्टेटमेंट बोलते हैं। तो और लैंग्वेज मराठी और इंग्लिश मैंने ऐसा बाइलिंगुअल मैंने बनाया, एक्चुअली मैंने बनाया, सिस्टम बनाया, बिल्कुल बनाया। वाह। और एक कोऑपरेटिव बैंक की नई बिल्डिंग बन रही थी, तो मैंने उनको पटाया, अब उनका भी रिनोवेशन था, वो भी जोश में थे, कुछ अच्छा है, तो उन्होंने लगाया, हिट हो गया।
लाइव हो गया उस बैंक में। ओपनिंग के दिन बहुत दुनिया आई देखने के लिए, और मैं टाई वाई पहन के खड़ा था वहां पे, उसके बाजू में कियोस्क। सारी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा भीड़ इस कियोस्क पे। कुछ नया है। किसी ने देखा नहीं, टच स्क्रीन क्या होता तो पता ही नहीं था, मेरे को भी पता नहीं था, मैं भी विजुअलाइज कर रहा था। फिर बाद में डीप में जाके एक वेंडर ढूंढा, बैंक के लिए काम किया। वहां पे एक बैंक के कस्टमर्स आए थे ओपनिंग के लिए, तो एक किराने वाले थे, तो उन्होंने पूछा बार कोडिंग करते हैं? मैं बोला किया नहीं है लेकिन कर देंगे, तो ला के मिलो। वहां से मेरा रिटेल का सफर शुरू हुआ। उनके लिए पहली बार बार कोडिंग किया। मैं अकेला ही था, 6 महीना उनकी दुकान पे बैठा। एक बहुत फायदा हुआ उसमें, रिटेल धंधा सीखने को मिला, क्योंकि 6 महीना मैं काउंटर पे बैठ के वहीं पे प्रोग्रामिंग कर रहा था, उसी के पीसी पे। बट दैट इज वेयर आई रियली अंडरस्टूड व्हाट रिटेलिंग इज ऑल अबाउट। आई एम इटर्नली थैंकफुल टू मिस्टर संदीप सुराना, दैट्स हिज नेम। उनकी दुकान का नाम सुराना कॉर्नर पहले। तो वो जबरदस्त मुझे ट्रेनिंग और ग्राउंडिंग मिल गया उस इंडस्ट्री में। कोडिंग तो कर दिया, कोडिंग तो मेरा काम था, लेकिन धंधा उनसे सीखने को मिला। वहां से करते करते कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, नए नए क्लाइंट्स मिलते गए। तभी कोई स्पेशलाइजेशन तो था नहीं। मेरे को प्रोग्रामिंग आता है, क्या बनाने का बोलो मैं कर दूंगा। ये तो कंसेप्ट ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर सर्विस क्या होता है। हमको तो भाई कस्टमर ने काम दिया, हमको करना है, उस तरीके से किया। बाय द टाइम आई कंप्लीटेड my MCSD in 2001, I had 7 people working for me. 7 लड़कियां मेरे घर में काम करती थी। लड़कियां क्यों और मेरे घर क्यों? क्योंकि मेरे घर के गेस्ट रूम में हमने ऑफिस बनाया था, और घर में मम्मी थी, मिसेस थी, मेरी 2 बेटियां थी। तो मुझे थोड़ा ऑड लगता था कि कोई बाहर से आके लड़का आके बैठेगा तो कंफर्टेबल नहीं लगता, तो खाली लड़कियां हायर करता था। ऑब्वियसली उसका ये मतलब हुआ कि ट्रैवलिंग तो मुझे ही करना है, फील्ड वाला काम मुझे करना है। तो तब से वो चस्का लग गया घूमने का। करते करते फिर पूरी तरह मैं इस बिजनेस में आ गया। सो दैट्स हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड। वंडरफुल। एक और सवाल है, आपने जब स्टार्ट किया 98 99, पूरी दुनिया डरी हुई थी Y2K बूम फर्स्ट से कि सारे कंप्यूटर दुनिया के खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल, डेट 00 हो जाएंगी। तो उस समय पे आप कैसे आपने कहा कि, क्योंकि आपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया था, एक किराने का सॉफ्टवेयर बनाया, और अभी किनारे पे खड़ा हुआ है Y2K, तो फिर कुछ स्टोरीज हैं उसकी कि कैसे आपने स्ट्रेंथ ली टू मूव फॉरवर्ड? तभी एक्चुअली ना ये Y2K बूम बहुत हवा में था, न्यूज में था कि दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनीज के लिए, दुनिया भर का Y2K बग सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या था, ये सिस्टम्स बने हुए थे बहुत पहले, 70s 80s। तो तब 99 के बाद वापस 00 होगा, 100 नहीं होगा, मतलब 1999 या 2000 तो DDMM YY खाली YY पे चलते थे, तो 99 के बाद 00 हो जाएगा, वो प्रॉब्लम था। लेकिन हमने जब शुरू किया तो हमने ऑलरेडी वो YY के हिसाब से शुरू किया। तो 1999 ईयर 2, तो हमारा जो पहला बिल निकला हमारे सिस्टम से, दैट वाज ऑन 17th December 99, and on 31st December when Y2K happened, we were cool, we were prepared, we did face that Y2K bug for our softwares. आपका सिस्टम रेडी था, you were ready, because we came into birth at such a time where this was understood that this has to be taken care of. Another thing I like about you, मैंने आपके बारे में थोड़ा जाना पढ़ा, तो आप अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखते हैं, और मेरे ख्याल से आपके 50% से ज़्यादा एम्प्लॉय आज कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, वो ये थॉट आई कहाँ से कि क्योंकि आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज को शेयर होल्डर बनाना बड़ी बात होती है। तो क्या हुआ, बाद में मैं तो इस बिजनेस में आ गया, पापा फैक्ट्री देखते थे, वो परफेक्शनिस्ट थे, उनको ड्राइवर भी रखा तो उससे परफेक्शन एक्सपेक्ट करते थे, जो कि होने वाला नहीं था। माय फादर वाज अर्लियर इन इंडियन एयरलाइंस, तो वो जबरदस्त उनका ब्रेन, मतलब कंप्यूटर आ जाए वो उनका दिमाग वैसा था, बट वो मास्टर थे, हर चीज में मास्टरी चाहिए थी उनको। तो वो ड्राइवर नहीं रखते थे क्योंकि वो नालायक है, लेकिन उनको आंख का प्रॉब्लम था, नजर का प्रॉब्लम था, तो वो खुद गाड़ी चलाने पे जिद करते थे। अब मैं बाद में 2003 के बाद मैं पुणे आ गया, लेकिन वहां से दोस्तों का कभी कभी फोन आता था कि अरे अंकल एक ट्रक मिस हो गया, तो बड़ा टेंशन होता था। फिर हमने डैड को बोला दी नाउ टाइम टू रिटायर, सो देन ही सोल्ड द फैक्ट्री एज अ रनिंग यूनिट। तो जब बेचा उन्होंने, तब उनकी नजर में एक थोड़ा सा आंखों में मुझे ऐसा झलक दिखी दुख की, कि उन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, आज उसको देना पड़ा।
तो बाद में मैं सोचा कि कल को मेरा भी ऐसे ही होगा क्या, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, उनको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर शायद एक दिन मैं भी ऐसे ही दुखी नजर से विदा करूंगा इसको। पर तब आया कि सक्सेशन प्लानिंग होना चाहिए। वाह। तो जब हम देखते हैं कि L&T कंपनी है, इन्फोसिस है, ये सब है, तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। हालांकि इन्फोसिस में अभी भी प्रोमोटर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बट बाकी कई कंपनियां हैं जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है। तो इट इज पॉसिबल, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। तो फिर हमने ये शुरू किया कि अगर हमारे लोग हमारे साथ काम करते हैं और कल को ये कंपनी अगर हमको देनी पड़ी, बंद करनी पड़ी, तो इनका क्या होगा। तो हमको सक्सेशन का तो प्लान करना पड़ेगा, पर कैसे करें, कौन सक्सेसर बनेगा। तो फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया कि जो बंदा आपके साथ 5 साल से ज्यादा काम करता है वो शेयर होल्डर बनना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि आईटी कंपनी में उस जमाने में भी, आज भी, साल 2 साल बहुत हो गया, फिर इधर से उधर तितली की तरह उड़ते रहते हैं, इस फूल से दूसरे फूल पे, तो वो कॉमन बात है, जंप करते रहते हैं। बट अगर किसी ने 5 साल आपको दिया है तो आई थिंक ही डिजर्व समथिंग स्पेशल, ही और शी। सो तो इसीलिए हमने वो कंसेप्ट बनाया। तो आज की तारीख में हमारे पास अबाउट 85 लोग हैं, जिसमें से 46 कंपनी में शेयर होल्डर है, यानी कि 46 लोग 5 साल से ज्यादा हैं। वंडरफुल। और सक्सेशन प्लानिंग भी इन्हीं में से कोई आगे सीईओ बनेगा, कंपनी को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। एक चीज हम और सीखते हैं कि कंपनी में लीडरशिप टीम होनी चाहिए। तो हमारी इंटरनल लीडरशिप टीम है, 9 लोगों की लीडरशिप टीम है, मुझे इंक्लूड करके, मेरे को छोड़ के 8 है। So everybody has been given their responsibilities, roles, functions, and they are taking care of those things. So वो सक्सेशन प्लानिंग काफी अच्छा बना के रखा है। और सबसे बड़ी बात है, हर एम्प्लॉय को लगेगा कि मेरी कंपनी है, मुझे मेहनत करनी है, आगे बढ़ाना है। मुझे लोग बोलते हैं कि अच्छा तू उनको रिटेन करने के लिए दे रहा है, तो मैं बोलता हूँ एक्चुअली वैसा नहीं है। वो रिटेन हो चुके हैं, 5 साल काम कर चुके हैं, उससे ज्यादा क्या कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो भाई। टेक्नोलॉजी में 5 साल, आईटी में पुणे में 5 साल कोई काम कर रहा है आपके पास, बड़ी बात है। बड़ी बात है। उसने तो अपना कमिटमेंट दिखा दिया है, अब रिवॉर्ड की टाइम है। वंडरफुल। तो इट्स नॉट दैट आई एम गिविंग, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और वो मुझे रीपे कर रहा है, नहीं। उसने 5 साल अपने इन्वेस्ट कर दिया है, अब हमारा काम उसको रीपे करना। वंडरफुल। सो थोड़ा सा अपन रिटेल वेयर के बारे में जानेंगे कि और कौन कौन से सॉल्यूशंस अभी आप डिजाइन करते हैं। एक डेफिनेटली रिटेल का तो है ही, कंपनी का नाम है, शुरुआत वहां से हुई, तो रिटेल पे तो सिस्टम है। रिटेल के अलावा और कौन कौन से वर्टिकल्स हैं या इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं? देखा जाए तो रिटेल में ही इतने वर्टिकल्स हैं ओके कि हमारी जिंदगी निकल जाएगी उसको पूरा करते। तो रिटेल में कौन कौन से वर्टिकल्स पे काम किया है, ऐसे बताओ। So, हमने जैसे ग्रोसरी से शुरू किया था। ग्रोसरी। सो हाईएस्ट इम्प्लीमेंटेशन ग्रोसरी में है? नहीं। फिर हमने गारमेंट्स किया। अच्छा, गारमेंट्स भी। फिर हमने ज्वेलरी किया, फिर मोबाइल्स, मिठाई, एग्री बिजनेस। इंडिया ये एग्री प्रधान देश है, यहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चर में बिजनेस होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है। द ट्रेजेडी इज देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन बट दे आर नॉट वर्किंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। सो एग्री में क्या होता है कि आपके पास सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये एक वर्टिकल हो गया, एग्री मशीनरी दूसरा हो गया कि पंप्स है, पाइप्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दे नीड टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, दे नीड टू गेट देयर इन्वेंटरी इन प्लेस, दे नीड टू गेट देयर डेटा इन प्लेस, दे नीड टू बी एबल टू फाइल देयर रिटर्न्स इन टाइम, कंप्लायंस होता है। जीएसटी आने के बाद तो इनकी जिंदगी और मुश्किल हो गई है, अगर उनके पास सिस्टम नहीं है तो। अगर सिस्टम है तो देन लाइफ इज अ ब्रीज। एंड कितना वाइड स्प्रेड काम है आपका, कितने स्टेट्स में, कितने क्लाइंट्स, कुछ नंबर्स आप शेयर करेंगे? अभी रिसेंटली वी क्रॉस 9,000 installations. Wow, 9,000 installations. Wow. They are across 35 districts in Maharashtra and 23 states in India. So right up to Pithoragarh and Pathankot, from Cochin on this side, वहाँ पे गुवाहाटी है, यहाँ पे कच्छ में है। तो पैन इंडिया कस्टमर्स हैं और कस्टमर टू कस्टमर जुड़ता है। वी हैव अ फ्यू आउटसाइड द कंट्री, वी हैव सम इन केनिया, वी हैव सम अदर प्लेसेस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट द फोकस हैज बीन ऑन इंडिया। जब इनिशियली सब लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करते थे, जब हमने शुरू किया, एक्सपोर्ट वाज द बिग थिंग, बट फ्रॉम दैट टाइम वी आर फोकस्ड ऑन द इंडियन मार्केट. We never focused on export because we knew that India is the market. Now everybody is looking to India. Correct. But at that time everybody is looking westwards. Yes. But we've been we have a lot of faith in the Indian market. उस पर बहुत विश्वास है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। 17% पॉपुलेशन है दुनिया की। So
और ऑर्गेनाइज होना ही है, ऑर्गेनाइज होना ही है। होना ही है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आ रही हैं, डिजिटल पेमेंट्स आ गए हैं, सो एवरीथिंग इज हैपनिंग। अभी एक रिसेंटली एक सीए साहब मिले थे, उन्होंने बोला हमारी गॉड मदर निर्मला सीतारमन जी है। क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन करती जा रही है, गवर्नमेंट टाइटन करता जा रहा है, तो लोगों को कंप्लायंस की जरूरत, तो सीएस का भी काम बढ़ रहा है। चल रहा है। सही बट दैट इज इन जेस्ट, लेकिन सीरियसली देखा जाए तो पहले जमाने में सेल्स टैक्स होता था, फिर वैट आया, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एलबीटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इतने सारे टैक्सेस थे। वो इंटरस्टेट बिल बनाना है तो सी फॉर्म आना चाहिए, उससे वो सी फॉर्म नहीं आया तो आपको पेनल्टी लगने वाली है, फॉर्म 14, फॉर्म 15, इतने सारी चीजें होती थी। सिंपल हो गया, आज आपको सिंपल जीएसटी भरना है। दे कुड हैव मेड इट स्लाइटली सिंपलर, बट ठीक है, आई एम स्टिल, I would, my opinion is we are still much better off than we were earlier. मुझे For याद है sure. पुणे में तो महाराष्ट्र में ऑक्ट्राइज भी होते थे, एक नया ऑक्ट्रा, एलबीटी, उसके भी LBT प्रमाण, करेक्ट, हाँ, फिर तो बहुत चोरी सारी उसका बचाओ, वो अनफेयर कंपटीशन होता था नहीं, उसमें। अच्छी बात है ये। सो स्ट्रक्चर आ रहा है तो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है और बढ़ती रहेंगी। अभी आपका जो सिस्टम है वो छोटे शॉप्स के लिए है या कुछ बड़े ग्रुप्स भी हैं? आपके पास बहुत सारे 9000 कस्टमर्स हैं, तो कुछ बड़े एग्जाम्पल, कुछ छोटे एग्जाम्पल आप शेयर करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लिसनर जो हमें सुन रहे हैं, हो सकता है वो एक सिंगल किराना शॉप चलाते हो या सिंगल कपड़े की दुकान चलाते हैं, एक जो ज्वेलरी शॉप है, और हो सकता है कोई बड़ा बड़ा ग्रुप हो जिसके 400, 500, 600 आउटलेट हो, ऐसा भी कोई हो सकता है। तो दोनों आप शेयर करेंगे कि आपने इम्प्लीमेंटेशन की है? एक तो पहली एक मिसकंसेप्शन है, लोगों की गलत धारणा है कि सिस्टम्स ये बड़े लोगों के लिए होते हैं। मेरी एक छोटी किराने की दुकान है तो मैं सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मिसकंसेप्शन है, इनको दूर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जितनी बड़े बिजनेस है उसके पास बड़ा स्टाफ भी होता है मैनेज करने के लिए। छोटे दुकानदार के लिए तो वन मैन शो है यार, उसको परचेज देखना है, उसको सेल देखना है, कस्टमर देखना है, स्टाफ देखना है, उसको बहुत हेडेक्स है, उसको टाइम नहीं मिलता फैमिली के लिए। तो उल्टी बात है कि छोटे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना। तो कौन हमारा कस्टमर हो सकता है, किसके लिए हम सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं? एक चाय वाला है, वहां से शुरू कर सकते हैं। तो एक बड़े एंड का ज्वेलर है, बड़ा कपड़े का दुकान है, मॉल है, 70,000 स्क्वायर फुट का दुकान है, उसको भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो एक चाय वाले के लिए भी सोल्यूशन है। अगर आप एक यहाँ पर एक ब्रांड है येवले चाय, येवले चाय बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उनके 500 दुकान क्रॉस हो चुके हैं। तो मुझे लोग बोलते हैं कि अच्छा आपने येवले को देखा? हाँ, येवले तो बड़ा आदमी है, वो तो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इसकी अमेजिंग बात बताऊं, जब उनकी पहली चाय की टपरी थी, मैं दुकान भी नहीं बोलूंगा, आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी कॉन्शियसली, एक चाय की टपरी थी उनकी, उन्होंने तब सॉफ्टवेयर लिया था, इसलिए वो इतने बड़े बने। उनका विजन था और ये टूल के हिसाब से वो आगे बढ़ पाए। वंडरफुल। तो वो मेरे पास आए थे, जब मेरा बंदा लेके आया उनको कि सर इनको सॉफ्टवेयर चाहिए, इनकी चाय की दुकान है। तो मैं बोला अच्छा आपकी चाय में क्या खासियत है? तो मराठी में बोले एकदा पिऊन तर पहा, पी के देखिए। तो मैं बोला मुझे तो चाय बहुत पसंद है, लेकिन मैं बिगर चीनी वाला पीता हूँ, आऊँगा मैं। बोले हमारे पास बिगर चीनी वाली नहीं है। मैं बोला फिर क्या, सादा चाय और स्पेशल चाय? नहीं, बोले सिर्फ चाय। मैं बोला सिर्फ एक प्रोडक्ट चाय, सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए भाई? तो मैं देखने चला गया, अब जिज्ञासा बहुत है, तो मैं बोला आता हूं। मैं देखा उनका सेटअप, देखा। मेरा जो सेल्स का कलीग था, मैंने उसको बोला सुशांत इसको छोड़ना मत, ये इंडिया का मैकडॉनल्ड बनेगा। विजन है इसके पास। क्योंकि मैंने उनके प्रोसेसेस देखे, चाय बनाने का तरीका देखा। मैं बोला इसमें कंसिस्टेंसी है, अगर मैं भी उनके यहाँ चाय बनाऊंगा सर, बिलीव कीजिए स्वाद वही आएगा। हर चीज का माप था, हर चीज का मेजर था। वो टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से चाय बनाते थे। वाओ, मैंने तो कभी देखा नहीं था ये। और ये प्रोसेस अगर हो गया तो सक्सेस आना है। तो मतलब चाय वाले से भी कस्टमर हैं, मैप्रो जैसे जायंट्स हैं, अहमदनगर में कोहिनूर मॉल है, एक बहुत बड़ा कपड़े का मॉल है, RFID यूज करते हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स इन द कंट्री। ऐसे बहुत सारे हैं, वी गॉट सो मेनी सक्सेस स्टोरीज अक्रॉस द कंट्री इन एवरी वर्टिकल। वीनर स्टेशनर्स है जो स्टेशनरी में है, बड़े स्टेशनर, पुणे के नहीं इंडिया के ही है, इंडिया के बड़े स्टेशनर। 1,47,000 प्रोडक्ट है उनके पास। बराबर 1,47,000 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, आप जस्ट सोच सकते हैं। उनके पास 3 लोग परचेज एंट्री करते हैं, 6 दुकानें हैं। अब उनकी चैलेंज क्या होती है कि मैंने बोला गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो, तो उन्होंने गल्ला छोड़ दिया।
भाई कैलाश नाम के एक आदमी को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, भाई तू परचेस एंट्री कर। अब होता क्या है कि जैसे मैं पीछे हटता हूं तो कंट्रोल छूटने के चांसेस होते हैं। बराबर। तो शायद मेरा सप्लायर मुझे ज्यादा रेट से माल सप्लाई करे, कर सकता है। तो पता ही नहीं चलेगा, रिपोर्ट देखने का तो टाइम ही नहीं है, इतना बड़ा कारोबार है। तो हमने बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया उनके लिए। पिछली बार अगर ये चीज 20 रुपए में आती थी और इस बार 22 रुपए में आ गई, तो सिस्टम उनको व्हाट्सएप भेजता है, अलर्ट करेगा, नोटिफिकेशन। तो वही देखो जहां जरूरत है, बस सब कुछ देखने की जरूरत क्या है? जिसको बोलते हैं एक इंग्लिश में बहुत अच्छा टर्म है, मैनेजमेंट बाय डिस्क्रिपेंसीज, फोकस ओनली ऑन वेयर देयर आर वेरिएशंस। रूटीन तो हो ही रहा है ना, उसमें देखना क्या है। बराबर। अभी कैलाश समझ लिए परचेस मैनेजर है, अब उनके मन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, या कोई कंपनी का सब सेल्समैन उनका दोस्त हो गया, वो बोलता है कैलाश सर मेरा टारगेट है ये 1000 पीस उठा लेना, मेरे को इंसेंटिव मिलेगा। बोलते ठीक है ले लेता हूँ, लेकिन सिस्टम में लिखा हुआ है कि रीऑर्डर लेवल इतने के नीचे ही आपको ऑर्डर देना चाहिए, और अगर आपने उसके नीचे न जाते हुए ऑर्डर दे दिया तो फिर से व्हाट्सएप आ जाता है, तो आपका कंट्रोल हो जाता है। देखिए गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो का एक बेसिक प्रिंसिपल है, आपका स्टॉक टैली होना चाहिए, आपकी कैश टैली होनी चाहिए। ये दो हो गए तो आप गल्ला छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद बाकी प्रोसेस ओरिएंटेशन है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें लगाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से काम होता है। लोग बोलते हैं कि सिस्टम हमारे पास आदमी नहीं है, हमको मुश्किल है। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जहां बगैर कीबोर्ड और माउस बिलिंग होता है, बिना कीबोर्ड और माउस? बिना कीबोर्ड और माउस सुबह से शाम तक बिलिंग होता है। कैसे होता है? वही तो सिस्टम्स का यूज है। अच्छा, सिस्टम का यूज। बोलने की बात मतलब क्या है कि सिंप्लिसिटी, टेक्नोलॉजी शुड बी सोफिस्टिकेटेड बट एट द सेम टाइम वेरी इजी टू यूज। इजी टू यूज नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग मिलते नहीं पढ़े लिखे लोग। आप जैसे ग्रास रूट्स में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते, तो फिर उनसे भी यूज करवाना है, हमको तो उससे काम करवाना है ना। मैं अगर बहुत महंगा आदमी लूंगा तो मेरे खर्चे बढ़ते हैं, मुझे बेसिक ऑपरेटर से काम करवाना है। दैट इज द होल एसेंस। और इसमें हम जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि स्पेसिफिकली ज्वेलरी में या कई जगह पे टेली के लिए आप RFID टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बारकोड और RFID का क्या मतलब होता है, कैसे अलग है, और कहाँ पे बारकोड यूज होना चाहिए, कहाँ RFID होना चाहिए, अपने अपने फायदे थोड़ा व्यूअर्स के लिए आप बताएंगे? बिल्कुल। बारकोडिंग तो आप हर चीज पे देखते हो, लाइन दिखती है, वो बारकोड होता है। काले रंग की खड़ी लाइनें होती हैं, बराबर। अब क्या होता है, हर चीज का, अब समझो पार्ले जी मुझे आपको बेचना है, तो मैं पार्ले जी का नंबर डाल सकता हूँ, नाम से कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलती करूंगा तो वो लाइंस जो है वो बेसिकली बारकोड स्कैनर जब जाता है तो उसमें से एक नंबर रीड करता है, दे सिग्निफाई सिंबलाइज सम नंबर, तो वो नंबर सिस्टम में आ जाता है, तो मशीन रीड कर रहा है, तो उसमें गलती नहीं होती, इसलिए बारकोडिंग का एडवांटेज है। तो जनरली किराना शॉप में बारकोड से काम बिल्कुल बहुत बढ़िया काम होता है, और बारकोडिंग करना भी चाहिए। RFID अलग टेक्नोलॉजी है। बारकोड क्या होता है, मेरे सामने आएगा, मैं गन रखूंगा, वो स्कैन करेगा, मेरे कंप्यूटर को पता चलेगा। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ऐसा होता है कि उसको सामने लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 4 शर्ट एक शॉपिंग बैग में लेके आ गया और यहाँ पे मैंने रख दिया, वो चारों का बिल हो जाएगा। अच्छा, एक साथ में? वंडरफुल। तो ये RFID टैग जो होता है कपड़े के ऊपर लगाए जाते हैं और वो सेंस करते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है बिटवीन एंटी थेफ्ट एंड RFID। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, थोड़ा इस पे भी। तो आप जब दुकान में जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं, उसको एक सेंसर होता है, वो डिटैचर लगाता है, सेंसर निकालता है, कपड़ा आपको दे देता है, क्योंकि अगर वो कपड़ा उस टैग के सेंसर के साथ जाएगा तो अलार्म बजेगा, दरवाजे पे वो अलार्म बजेगा, वो पेडिस्टल लगे हुए अलार्म बजेगा। लेकिन वो क्या सेंस करता है कि ये टैग जा रहा है, मतलब कुछ तो जा रहा है, क्या जा रहा है नहीं सेंस करता, क्या जा रहा है वो तो पता नहीं है। RFID ये है कि वो वहां से अगर जाएगा तो वो आपको ये बताएगा कि ये पीटर इंग्लैंड का 44 साइज का ब्लू कलर का फुल स्लीव का शर्ट है, 999 वाला, इतना तक वो आपको डेटा प्रॉपर मिलेगा उसको, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन मिलता है। तो RFID इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट देन टुडे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आई नीड टू इवैल्यूएट। सो बारकोड तो करना ही है, पहली बात तो करना ही चाहिए, हर एक को करना है, उसके बगैर नहीं होना है। RFID वहां पे लगता है जहां पर आपको मैन पावर डिपेंडेंस कम चाहिए, स्पीड चाहिए। अभी आपका बड़ा कपड़े का दुकान है, आप स्टॉक टेकिंग कैसे करेंगे? आप हर एक बारकोड को स्कैन करेंगे, बहुत टाइम लगता है। तो आप बोलते छोड़ यार, नहीं हो पाएगा, तो आप रेगुलरली करते नहीं हो।
लेकिन मैंने जैसे बोला गल्ला छोड़ने के लिए आपका स्टॉक और कैश दोनों मैच होना चाहिए। आप स्टॉक चेक नहीं करोगे तो आपके यहाँ से कोई 2 शर्ट उठा लेगा, वो बोलेगा समंदर में से 2 लोटा पानी गया, समंदर को की फर्क पैदा है, लेकिन वहां पे गलती होती है। तो आपको स्टॉक चेक करना चाहिए। अभी एजेंसीज आ गई हैं जो थर्ड पार्टी आके स्टॉक चेक करते हैं आपका। ये भी पॉसिबल है कि आपको नहीं करना है ना, तो स्टॉक टैली नाम की कंपनी वो आएगी, वो आपको सब स्टॉक टेकिंग करके आपको बताएगी कि साहब आपके सिस्टम के हिसाब से 1000 पीस होने चाहिए, आपके 998 है, 2 पीस शॉर्ट है। तो ये टाइम टू टाइम करना जरूरी है। आप करो, थर्ड पार्टी से करवाओ। RFID में क्या होता है कि अगर आपने वो कपड़े का दुकान है, यहाँ सब आपने कपड़े रखे हुए हैं, तो वो हैंडहेल्ड रीडर लेके आपने ऐसे आरती उतार ली इसकी, पूरे स्टॉक की आरती उतार लो तो पूरा स्टॉक का आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने पीस। और ज्वेलर के लिए तो बहुत बड़ा, क्योंकि उनका इन्वेंट्री, ज्वेलर के लिए बहुत इन्वेंट्री वैल्यू है, लेकिन उसमें इतना डिस्टेंस नहीं होगा, उसमें 1 फुट से स्कैन करना होगा, 1 फुट से, बट फटाफट हो जाता है। रोज इशू करते टाइम पे, रिसीव करते टाइम पे आप स्टॉक स्कैन तो करके डेली, अगर किसी को डेली ट्रैकिंग करना है RFID है तो बहुत आसान है उसके लिए। ज्वेलर रोज करता ही है, करना ही है, क्योंकि उसका ज्वेलर का तो धंधा ही ऐसा है। लेकिन उसमें वो नग मेल करता है, मतलब पीसेस काउंट करता है। लेकिन इसमें एक्चुअली आपको वेरिफिकेशन हो जाता है कि वो सब बराबर है कि नहीं। दैट इज द स्टोरी। ज्वेलरी से एक आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो, अगर किसी ज्वेलर के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे सर चाय पीने चलते हैं, बोलेगा रुक पिताजी आएंगे फिर मैं आता हूँ। बराबर है। मैं तो टॉयलेट भी नहीं जाता जब तक पिताजी नहीं आते। मतलब कोई ना कोई तो घर का चाहिए, वरना इनसिक्योरिटी है। हमारे एक क्लाइंट है, उनकी 3 दुकानें अलग अलग सिटीज में है, वो 10वीं पास है, वो पूना में रहते हैं और उनकी दुकानें अलग 3 सिटीज में है। कैसे मैनेज करते हैं? 2 महीने में एक बार जाते हैं, सिस्टम्स के भरोसे पूरा चल रहा है। तो मेरे YouTube चैनल पे उनका इंटरव्यू भी है, तो मैंने उनको पूछा कि सर आप फिर पूना में क्यों रहते हैं, दुकानें वहां पर है? तो बोले मेरे बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन देना चाहता था और पूना में एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई है, तो उनके लिए मैं पूना रहता हूं। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है, ये जीता जागता मिसाल है कि गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो का, कि ही इज एबल टू गिव टाइम टू हिज फैमिली। व्हाट मोर डू यू वांट इन लाइफ? अगर आप आपकी फैमिली को, आप किसी को दुकानदार को पूछिए भैया हमारे यहाँ एक फंक्शन है प्लीज आना, तो बोलेगा नहीं यार अभी सीजन का टाइम है ना, तो दुकान नहीं छोड़ सकता। बराबर। और यहाँ ये भाई साहब है जो 3 दुकानें ज्वेलरी की छोड़ के पूना में रहते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए। ये थॉट आपको आई कहाँ से, गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो? ये इसकी पीछे कुछ तो स्टोरी होगी, कैसे ये अचानक से आपको लगा कि ये एक थॉट है? और मुझे लगता है कि हर नॉट ओनली दुकानदार को, हर बिजनेसमैन को भी गल्ला छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना ही है। जब तक गल्ला संभालेंगे हम बड़ा नहीं हो सकते, बड़े बिजनेस नहीं बन सकते, और फिर गुलाम भी हो जाते हैं बिजनेस के। बराबर। सो डू आई रन माई बिजनेस और डज माई बिजनेस रन मी, वो वाला इक्वेशन है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, it was not only about growing your business, but it is about living life as a human being. वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, मैन इज अ सोशल बीइंग। तो सोशल कैसे है? अगर मैं सुबह से रात तक गल्ले पे हूं तो मैं सोशल क्या रहा? मेरे बच्चे का बर्थडे है, एक कमाल का केस बताता हूं। एक पूना में हमारे फ्रेंड है जिनका चश्मे का दुकान है। मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखने हम एक सिंधी समाज के मैट्रिमोनियल इवेंट में गए थे, जिसको मराठी में वधू वर मेळावा बोलते हैं। उसमें यहाँ पूना में था, तो मैं, मेरी बेटी, मेरी मिसेज, हम गए थे कि उसके लिए सूटेबल कोई मिले तो देखते हैं। तो चश्मे वाले का बेटा दिखा, बोला अजीत अंकल इधर कैसे? बोला मेरी बेटी के लिए। बोला तू कैसे? बोले मैं। बोला अच्छा मम्मी डैडी आए? बोले मम्मी आई ना। बोला दादा? वो तो दुकान पे है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप अपने बेटे के लिए बहू देखना है, लेकिन आप दुकान पे हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर बहू गलत आ गई तो घर बर्बाद हो सकता है, और अच्छी बहू आई तो घर बहुत आबाद हो जाएगा, आपकी जिंदगी स्वर्ग हो सकती है। लेकिन आप उसके लिए समय नहीं निकाल सकते आधा दिन, क्योंकि आपको दुकान पे बैठना है। फंडामेंटली समथिंग इज रॉन्ग। वो आना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं है ना, क्योंकि गल्ला छोड़े कैसे? तो वही मैं बोल रहा हूं ना, क्यों नहीं सिस्टम्स अपनाते ताकि आप जिंदगी जी सको। अपनी फैमिली को टाइम दो, माँ बाप की सेवा करो, उनको तीर्थ यात्रा पे लेके जाओ, आप हॉलीडे पे जाओ,
आपको शॉकिंग बात बताता हूं, बहुत सारे रिटेलर्स की अगली जनरेशन इस बिजनेस में नहीं आना चाहती। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं अपने पिताजी बेचारे बहुत मुश्किल जिंदगी है, क्या मैं ये जिंदगी जीना चाहता हूं? नहीं। सुबह से रात तक मैं अगर यही करूंगा, और मेरे दोस्त आईटी कंपनी में हैं, वो सैटरडे संडे छुट्टी लेते हैं, रोज शाम को भी अपना मस्ती कर वो सकते हैं। घूमने जाते हैं, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, और हम तो माँ बाप तो कभी हमको लेके भी नहीं गए, कभी तो भी लेके गए। तो इससे अच्छा वो लाइफ अच्छा। लेकिन आपको बताऊं, जो लोगों ने अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज कर लिया है, प्रॉपर सिस्टम, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस डिफाइन करके, उनके बच्चे इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, बिजनेस में बरकत बहुत है, पैसा ज्यादा है, सब कुछ है, एट द सेम टाइम दे कैन टेक अ वैकेशन। और चलता हुआ बिजनेस अगर बच्चा संभालेगा तो उसको अगली जनरेशन अगले लेवल पे आगे लेके जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये भी है, अगर तकलीफें होंगी, सिस्टम्स नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, तो तकलीफ होने ही वाली है। सो तो रोज का हेडेक है ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। एक नासिक में कॉस्मेटिक वाले हैं, तो मैं उनको डेमो देने गया था, तो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं लैपटॉप खोला, डेमो दिखा रहा हूँ, और एक लड़की आई, सर ये मॉइस्चराइजर का क्या प्राइस बोलूं? तो बोला नहीं वो पार्लर वाली आई है। अच्छा, तो उसको इतना बोल। फिर थोड़ी देर फिर ये चीज का किसको, कौन, वो आई है, अच्छा उसको ये बोल। तो बड़ी पार्लर वाली, उसका ज्यादा कंजम्पशन है, उसके लिए रेट अलग है, जो पार्लर वाली हो, और नॉर्मल कस्टमर का रेट अलग है। तो 10 मिनट तक हर मिनट को कोई आ रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि सर आपको बीपी की तकलीफ है क्या? तो बोले है ना। तुमको कैसे मालूम? बोला सर मुझे तो दिख रहा है, इससे तो बीपी बढ़ेगा ही। तो मैं लैपटॉप बंद किया, बोला सॉरी मैं आपको डेमो नहीं दिखाऊंगा। वो बोले क्यों नहीं दिखाओगे? बोला सर आप पुणे आइए, आपके सेल परचेज के बिल्स लेके आइए, मैं आपको पूरा डेमो शांति से दिखाऊंगा। ये तो हो ही नहीं पाएगा, नहीं पॉसिबल। बिलीव मी, ही वाज वेरी सीरियस। ही केम टू पुणे, ही ब्रॉट हिज फाइल, वहां पे पूरा करके दिखाया। आज उनकी काम करने की स्टाइल आपको देखना चाहिए। वो बड़ी पार्लर वाली, छोटी पार्लर वाली, सबके प्राइस लिस्ट डिफाइंड है। जैसे वो कस्टमर का नाम डालता है, अपने आप वो प्राइसेस लगना शुरू हो जाते हैं, सब डिफाइन करके रखा है। हर एक कस्टमर को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, इस कैटेगरी के लिए ये प्राइस है, इस कैटेगरी के लिए ये प्राइस है। सिंपल। वंडरफुल, वंडरफुल। सिस्टम प्रोसेसेस अगर आएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, गल्ला छोड़ के आदमी आगे बढ़ पाएगा। आज उनकी दुकान की साइज देखो, अच्छा साइज भी बढ़ा, दुकान भी बढ़ गया, ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि टाइम मिलता है ना, बैंडविड्थ मिलती है। और उन चीजों पे टाइम डालोगे जो बिजनेस ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि आर यू रनिंग योर बिजनेस और योर बिजनेस रनिंग यू, सेम थिंग। आप केवल डे टू डे ऑपरेशंस रन करने में बिजी हो कि ग्रोथ में बिजी हो। लेकिन 90% जो हमारे इंडियन बिजनेस ओनर्स हैं, शॉपकीपर स्पेसिफिकली, वो कहीं ना कहीं उसी में फंसे हुए हैं। एक पॉजिटिव बात यह है कि काफी हद तक चेंज महसूस हो रहा है, मुझे दिख रहा है। आई हैव बीन विटनेस टू दिस ओवर 25 years, आई हैव बीन सीइंग देम, बट देयर आर विजनरीज। 1975 में वारना नगर नाम की जगह है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक 2 एकड़ का सुपरमार्केट खुला। 2 एकड़ का सुपरमार्केट खुला। 1975 में वो सेल्फ सर्विस खुला, जबकि सिटीज में सेल्फ सर्विस नहीं होता था, वो ग्रामीण भाग में सेल्फ सर्विस खुला। वो लोग मोटरसाइकिल बेचते हैं, गैस बेचते हैं, गैस का एजेंसी है, एग्रीकल्चर का काम है, कपड़े हैं, स्टील के बर्तन हैं, ग्रोसरी है, स्टेशनरी है, चश्मे हैं, जूते हैं, आप बोलो वो सब बिकता है। वो देखने लायक की स्टडी है। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है। कई बार हमको लगता है हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, ऐसा है वैसा है, लेकिन दुनिया आपको अलग दिखा देती है कि और वैसे भी कितना सीखने जैसा है। और वैसे कॉमन सेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कॉमन सेंस हो तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। 100%। अभी बहुत सारे लिसनर्स जो मैं सुन रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भी गल्ला छोड़ना है और आगे बढ़ना है। हाँ। तो कुछ स्टेप प्रोसेस बता सकते हैं कि करना क्या है अभी? देखिए, उनको आपको पहुंचना पड़ेगा, आपकी कंपनी पे जाना पड़ेगा, नंबर वो सब आएगा, बट फिर भी आप कुछ थॉट प्रोसेस देना चाहेंगे? वो सब तो आपकी नरेशन में हम डाल देंगे। हाँ, वो नरेशन में डाल देंगे। बट पहली बात तो आपका इवेल्युएट कीजिए कि आपका काम कैसे चल रहा है। नंबर 1, उसमें क्या देखना है कि हम सबको लगता है कि कैश कंट्रोल में, मैं तो कैश कंट्रोल में क्योंकि मैं गल्ले पे बैठा हूं, लेकिन अगर आपका स्टॉक में लीकेज है,
तो आपका कैश क्या कंट्रोल कर रहे हैं आप? बराबर। वहां से नीचे से निकला जा रहा है। एक साड़ी की दुकान है बहुत पुरानी एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने जो पहली बार स्टॉक टेक किया तो उनकी बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक में 1.5 करोड़ का फर्क निकला। 1.5 करोड़ रुपए का स्टॉक शॉर्ट था। इतने साल उन्होंने स्टॉक टेकिंग किया ही नहीं, उनको हार्ट अटैक आते आते रह गया। हाँ, क्योंकि हम गले पे बैठे हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं, बस कैश इधर है, लेकिन स्टॉक भी तो कैश ही है। तो हमारे एक मित्र बहुत अच्छे होते हैं, यू काउंट योर कैश डेली, व्हेन डिड यू काउंट योर स्टॉक? वाह। 2-4 चीजें देखनी है। आप कैश पे बैठना आपको जरूरी नहीं है, आप दूसरों को बिठाओ, शाम को रिपोर्ट मिलता है। और स्टॉक अगर कंट्रोल है तो वहां से कुछ गया तो आपको स्टॉक में शॉर्टेज मिलेगा या तो कैश में शॉर्टेज मिलेगा। तो यू नीड नॉट, आपको 10-15 हजार में कोई कैशियर मिलता है, आपकी औकात उससे बहुत ज्यादा है, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप अपने समय का बेटर उपयोग करें। आप 15,000 रुपए वाला काम करोगे तो उतना ही ग्रो करोगे लाइफ में, आगे बढ़ो। तो वहां से निकलिए, पहले कैश छोड़िए, स्टॉक पे फोकस कीजिए, स्टॉक का एजिंग देखिए, रीऑर्डर लेवल सेट कीजिए, क्या मंगाना है, कब मंगाना है, किससे मंगाना है, मल्टीपल सप्लायर्स ढूंढिए, आपको टाइम मिलेगा ये सब करने के लिए, आपका ओवरऑल मार्जिन बढ़ेगा। कस्टमर से संपर्क करें, आप कस्टमर के टच में नहीं रहते। आपको लगता है मैं काउंटर पे हूं, मैं कस्टमर के टच में हूं, दैट इज नॉट दैट। यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर कस्टमर आउटसाइड द कैश काउंटर। बोलिए भाभी जी क्या दिखाऊं, कैसे करूं, कस्टमर से मिलिए, एग्जीबिशंस देखिए, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं, ट्रेड फेयर है, अभी नेशनल गारमेंट फेयर है, जाइए ना, देखिए ना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ज्वेलरी के डिजाइन, ज्वेलरी के एग्जीबिशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पर टाइम स्पेंड कीजिए। बिजनेस चलाने से ज्यादा ग्रोथ पे फोकस करें, क्योंकि आपके कस्टमर को कुछ नया चाहिए। बराबर। और अगर आप ज्वेलरी में है, फैशन में है, अलग अलग जगह पे आपको नया पेश करना है, कस्टमर को कुछ नया ऑफर करना है, आप यहाँ बैठोगे तो नहीं। जो सेल्समैन आपके पास आएगा आप उसको ऑर्डर दोगे, लेकिन बाकी आपको पता भी नहीं क्या आ रहा है जब तक आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं आएगा और ये कस्टमर आपका चला जाएगा। अभी किसी दुकानदार ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं आगे बढ़ूंगा, तो कितना स्टाफ लगना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम्स में कितना टाइम, या थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा दिमाग बनाने के लिए? जैसे मैंने बोला कि चाय वाले से लेके शुरू होता है तो वो सॉफ्टवेयर लगा सकता है। चाय वाले के पास कितना स्टाफ होता है, 1 या 2? 1 या 2। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लोग बोलते हैं कि कितना आइटम होने चाहिए तो मुझे सॉफ्टवेयर लगाऊं, तो चाय वाले के पास तो एक ही आइटम था, फिर भी लगाया उसने। और वीनस के पास 1,47,000 आइटम है, भी लगाया। तो किसी के पास बहुत कम कस्टमर होता है। अभी पूना में एक कस्टमर है हमारे, सिटी पंडोल, लग्जरी वॉचेस, वो नॉर्मल से लेके रोलेक्स, टिसो, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता जितने वो बेचते हैं। तो बिल कम बनते हैं बट सिस्टम लगता है। तो पहली बात तो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने सिस्टम लगाया कि नहीं, इसका जवाब आप ढूंढिए। और नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। यहां से शुरुआत है, सोच से शुरुआत होती है। सोच से शुरुआत कि क्या आप सिस्टमैटिक होना चाहते हैं, क्या आप काउंटर छोड़ने की पोजीशन में हैं, क्या आपके बच्चे का एनुअल डे स्कूल में है और क्या आप जा पाते हैं, हफ्ते में कम से कम 1 छुट्टी ले पाते हैं। एक छुट्टी तो लेना ही चाहिए। नहीं, कई दुकानदार मैंने देखा है महीने में 1 लेते हैं। बड़ी बात है, नहीं लेते। हमारे और एक क्लाइंट हैं, वो कभी दुकान नहीं छोड़ पाते थे। पहले घर में 4 भाई और एक पिताजी थे, करते करते अब 2 भाई बचे। उनको आर्किटेक्ट ने मिलने को बुलाया तो बोले सर हम मंडे को आएंगे, बाकी दिन हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं होती, मंडे को दुकान बंद रहता है। तो बॉम्बे में आर्किटेक्ट ने बोला आपको थर्सडे को आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो वो दुकान बंद करके बॉम्बे गए उसको मिलने को, क्योंकि तो एक दिन का सेल 3.5 लाख का था उन दिनों में उनका। पुरानी बात बता रहा हूं। आज की तारीख में उनके बाजू वाले मुझे फोन करते हैं कि उनके पास सर एयर कर्टन कौन सा लगा है। मैं बोला मैंने तो उनका आईटी देखा है, एयर कर्टन तो आप उन्हीं को पूछ लो, बताएंगे, अच्छे भले लोग हैं। बोले हम गए थे लेकिन वो दुकान पे मिलते ही नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैंने फिर उनको फोन लगाया, बोला सर कंप्लेंट है कि आपके पड़ोसी से आप दुकान पे मिलते नहीं, कहाँ है अभी आप? तो बोले सूरत आया हूँ। क्यों? ने एक भांजी का फंक्शन था तो उसने बहुत बोला मामा जी आ जाइए आ जाइए, तो मैं चला गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज लाइफ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप मिस कर रहे हैं। आप दुकान के मालिक हो कि दुकान के नौकर हो, समझ में नहीं आता। नहीं, बिल्कुल फंसे हुए हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? ताकि मैं कस्टमर को ये करूं, कस्टमर को वो दूं।
आप क्या हो। हाँ, लेकिन वो एक एक्चुअली जेल जैसा है, फंस गए हैं, कोई निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और मैं बहुत खुश हूं कि आज आप आए, बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां से एक उम्मीद जागी है कि निकला जा सकता है, एक रास्ता तो है, लेकिन चलना पड़ेगा। दुख इस बात का है, उनको ये पता ही नहीं कि उनको ये बीमारी है। अच्छा, उनको लगता है कि दिस इज द वे इट इज, ये तो ऐसा ही होना है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा, सदियों की रीत सदा चली आई। तो इसमें क्या नई बात है, ये तो होना ही। प्राण जाए पर गल्ला न जाए। तो गिव टाइम टू योरसेल्फ, गिव टाइम टू योर फैमिली। हम देखते हैं बहुत स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पैसा है, सब कुछ है, बट उसका उपभोग नहीं ले सकते तो फिर वो पैसा आपको क्या काम आएगा, किसी काम का नहीं। और अगली जनरेशन शायद आपको ज्वाइन नहीं करेगी नहीं, अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहते, नहीं जीना चाहते। तो आप उनको एक वेल ऑयल्ड मशीन दो, अच्छी चीज हैंड ओवर करो, एक अच्छी चलती भली बढ़िया मैनेज्ड सिस्टम अगर उनको हैंड ओवर करेंगे तो उनकी भी लाइफ अच्छी होगी, वो उसको आगे बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपने दिया, पुणे का बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है यवले चाय वाला, अगर एक चाय की टपरी से शुरुआत करके आज 400 450 स्टोर खड़े कर सकता है, 500 प्लस स्टोर्स हैं उनके, फ्रेंचाइजी फीस है, करोड़ों का बिजनेस है। अगर एक चाय से हो सकता है तो सबके लिए पॉसिबल है, ये बिल्कुल सबके लिए पॉसिबल है। और माय वाइफ इज वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर। वो हर चीज में हाँ बोलती थी। उसने जिंदगी में एक ही में मेरे को बोला है कि यूएस नहीं आऊंगी, मतलब बाकी हमेशा हाँ में हाँ है, बट हमेशा ऐसा लगता है कि क्या हम उनको टाइम दे पाते हैं। आपकी फैमिली है, तो जब मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे, जब स्ट्रगल तो जिंदगी भर चलता ही रहता है, बट अलग अलग स्टेजेस आते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रगल होते हैं। तो पहले तो कई सालों तक हमने बच्चों, मैं संडे भी छुट्टी नहीं लेता था, दैट वाज वर्क, वी आर सेटिंग इट अप। बट फिर जब लेने लगे तो इसका एक अलग जिंदगी में एक मीनिंग आता है, अलग मायने बनते हैं। तो अभी जैसे मैं और मेरी मिसेस हम लोग लद्दाख बाइक पे चले गए थे। हाँ, मैं अभी आने जा रहा था कि मैं आपकी हॉबीज जानना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा कि आपने काइनेटिक के ऊपर भी ट्रैवल किया हुआ है पहले, कॉलेज के दिनों में पूरा साउथ इंडिया घूम के आया था काइनेटिक होंडा पे। और अभी आप अपनी मैडम के साथ बाइक ट्रिप पे लद्दाख, कश्मीर से लद्दाख जाके आए। मतलब मनाली से शुरू करके पूरा लद्दाख घूम के कश्मीर तक गए थे, 11 दिन बाइक पे थे। तो बाकी सब बच्चे थे 25-30 साल के, हम दोनों 56। बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट द थिंग इज, उतना टाइम खुद को देना चाहिए, एक 15 दिन की ट्रिप निकालते आनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू वांट इन लाइफ। यू वांट टू वर्क, यू वांट टू अर्न, यू वांट टू लिव एंड हैव सम हॉबीज, जो आपने राइटली बोला। और क्या हॉबीज है ट्रैवल के अलावा आपकी? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, टीटी खेलना, टेबल टेनिस। अभी परसों भी एक टूर्नामेंट में एक मैन ऑफ द मैच भी मिला था। अच्छा। तो ये हम खेलते रहते हैं, फुल ग्राउंड वाला क्रिकेट खेलते हैं, तो उससे एक एनर्जी रहती है, एक जवानी मेंटेन रहती है। यहाँ पे फ्रेशनेस होना चाहिए, दीज थिंग्स रिफ्रेश यू। सो ट्रैवलिंग, क्रिकेट, मूवीज, म्यूजिक। मूवीज भी, यू लव म्यूजिक, मूवीज। जिंदगी जीना जरूरी है, बिल्कुल। और जिंदगी जीना है तो हॉबीज होना बहुत जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का है स्नेहालय। स्नेहालय इज एन एनजीओ दैट वी वर्क विथ। सो हम स्नेहालय के लिए काफी काम करते हैं, क्योंकि स्नेहालय महिला और बच्चों, शोषित सेगमेंट की महिला और बच्चों के लिए बहुत काम करता है। थोड़ा सा स्नेहालय के बारे में बता दीजिए। स्नेहालय शुरू हुआ आज से लगभग 35-36 साल पहले अहमदनगर में, और उसका फाउंडर मेरा दोस्त ही है। वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को बैडमिंटन रिप्रेजेंट करता था, मैं टीटी रिप्रेजेंट करता था। तो हम इस तरीके से हम जान पहचान थी। अचानक एक दिन वो मेरे पास आया। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात, अहमदनगर में जब इंटरनेट आया तो पहला कनेक्शन मेरे नाम पे था। अच्छा। उस टाइम पे अहमदनगर में इंटरनेट लाने के लिए हम लोग रास्ता रोको आंदोलन तक करते थे कि हमको इंटरनेट चाहिए, क्यों नहीं है हमारे पास। तो पहला कनेक्शन मेरे नाम पे था, तो लोगों को पता था। तो वो मेरे पास आया गिरीश, और वो बोला एक हॉलैंड की एक संस्था है, वो हमको डोनेशन देना चाहती है, लेकिन वो बोलते हैं हम मेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, ईमेल पे। अब ईमेल तो हमारे पास है नहीं, तो तेरा ईमेल एड्रेस यूज कर सकता हूँ। मैं बोला देना। तो वहां से मेरा और स्नेहालय का कनेक्शन शुरू हुआ। आई वॉज इन कम्युनिकेटर फॉर देम। वहां से मेल आती थी, इनको प्रिंट आउट करके देता था, इनका जवाब उनको भेजता था। करते करते इन्वॉल्व हो गए। अब स्नेहालय डज सम रियली फैंटास्टिक वर्क। हमारा, वी आर वन ऑफ द टॉप 3 एडॉप्शन सेंटर्स इन इंडिया। अगर भगवान के दरवाजे पे कोई बच्चा छोड़ के जाता है
पुरानी पिक्चरों में दिखाता था, लेकिन आज भी ये होता है। यू विल बी सरप्राइज कि साईं बाबा संस्था के शिरडी में कोई बच्चा छोड़ के जाता है और वहां से फोन आता है कि ये बच्चा ले जाइए, और हम लोग की टीम जाके वो लेके आती है और उसको पूरा पालन पोषण करते हैं। कई लोग एडॉप्शन में भी जाते हैं, कई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई लेडीज आर अफेक्टेड, कोई रेड लाइट में अटकी हुई है, उनको रेस्क्यू करके लिया जाता है। HIV पे बहुत काम किया है। अब HIV का प्रमाण कम है क्योंकि अभी दवाएं भी आ गई हैं, उसका ये भी कम हो गया है। अहमदनगर में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इज 0। ऑल दिस इज ड्यू टू स्नेहालय। आप रास्ते में देखते हैं कि कोई पागल जैसा आदमी फटे कपड़े वाला बैठा हुआ है, बाल ऐसे बिखरे हुए, कचरा कुंडी में बैठा है, आपने देखा होगा किसी को। तो स्नेहालय का भी एक नया प्रोजेक्ट है, मानस ग्राम। ऐसे लोगों को लेके आते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको हाइजीन देते हैं, खाना देते हैं। ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक। धीरे धीरे उसको उस होश में लेके आते हैं, उस कंडीशन में लेके आते हैं। 4-6 महीना साल लग जाता है। उसके बाद पता चलता है कि ये कहाँ से है, क्या है। फिर वो उस स्टेट में आने के बाद उसको घर पहुंचाया जाता है। तो सेवा का भी बहुत काम से स्नेहालय कर रहा है। एक केस ऐसी थी कि उसको बिहार का बंदा महाराष्ट्र आया हुआ था, ऐसे भटकते भटकते उसको बिहार पहुंचा के आए। वो जब उसके घर गए छोड़ने हमारे लोग, तो उसके घर में उसकी तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर हार चढ़ा हुआ था। तो उनको लगा कि ये तो जा चुका है, और बहुत सालों बाद ही उनके घर में वापस आया। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं। सो आई रियली लव द वर्क दे डू। तो कोशिश करते हैं छोटा बहुत उस तरफ भी काम करने की। नहीं, अच्छी बात है। जब तक हम सोसाइटी को वापस नहीं देंगे, और जिनके पास सक्षमता नहीं है उनको सक्षम, वैसे तो आप सबको सक्षम बनाते हैं, दुकानदार को भी सक्षम बना ही रहे हैं आप, ताकि वो गल्ला छोड़ के आगे बढ़ सके, पर हर तबके पे काम करें। बहुत अच्छी बात है ये बात। और जैसे हमारी टीम मेंबर्स भी हैं, तो हमको इंडिया में क्या होता है कि आदमी सक्सेसफुल कब है, जब उसने अपना घर बना लिया ना, तो वो एक सक्सेस लेवल पे आ गया। तो इसलिए मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मेरे हर एक टीम मेंबर को अपना खुद का घर होना चाहिए, और जो 5 साल के ऊपर है उसमें से 80% का वो मिशन सक्सेसफुल हो गया है। वंडरफुल। तो बस यही प्रार्थना है कि सबका होता रहे, सबका भला होता रहे, काम करते रहेंगे। आपका लाइफ का मिशन, अगर आपको कभी लगा हो कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कभी डिफाइन किया, जैसे आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए डिफाइन किया कि उनके घर होने चाहिए सबके अपने, उसके अलावा लाइफ के लिए आपने कुछ मिशन सोचा है? 2 टाइप के डिवाइड करेंगे उसको, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल मिशन। हाँ, पर्सनल, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट है, बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, अपना अपना करियर बहुत अच्छा चल रहा है उनका, और बीवी है, उसका साथ है, तो फैमिली लाइफ है। अब जीना है, ऊपर वाले की दया से दाल रोटी चल रही है, तो दुनिया घूमना है जितना हो सके, ट्रैवल करना है, प्लेसेस देखना है। ये पर्सनल मिशन है कि चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, बट जब तक हाथ पैर चल रहे, आदमी की हेल्थ साथ देती है, तब तक ट्रैवल बिल्कुल करना चाहिए। ये सभी को करना चाहिए, मेरा मिशन है। एज फार एज बिजनेस गोज, मैं बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ सो मेनी करोड़, सो मेनी 100 करोड़, उसमें मैं नहीं तोलता, क्योंकि कितना भी करो तो अंबानी साहब हैं, उनसे आगे अदानी साहब है, और वो सब की रोज की चल ही रही है। तो ये एंडलेस रैट रेस है। तो इसमें आप करके कोई मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अलग दिशा है। मैं चाहता हूं कि क्लाइंट्स के वैल्यू, लाइफ में वैल्यू ऐड करें, उनकी जिंदगी बेटर कर सके। वो एक हमारा दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट माय कंपनी कैन डू फॉर देम, दैट improve their quality of life, ensure that the team members are happy and well settled, and if they want to continue with us, that is an indication that they are a happy lot, that they are, because it's a give and take होता है लाइफ में, कि ताली 2 हाथ से बजती है। हम उनके लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे का साथ है। ये इक्वेशन चलता रहे, और कहीं किसी के लिए कुछ कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, वही जिंदगी है। नहीं, मुझे आपसे बात करके लगा कि यू आर नॉट ओनली अ सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, यू आर अ लाइफ चेंजर। क्योंकि आप जब किसी भी शॉप पे जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, उनके लिए जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो आप ये नहीं सोचते आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो दुकान छोड़ नहीं पाते, अपना बिजनेस छोड़ नहीं पाते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो आप ओवरऑल लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं लोगों की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे
बात करके, आपके बारे में समझ के। और मुझे लगा अगर हर इंसान ऐसे सोचेगा तो ये दुनिया बहुत सुंदर जगह हो जाएगी। शायद इसीलिए क्लाइंट्स के और हमारे बहुत पर्सनल रिलेशंस हो जाते हैं, क्योंकि वो हम उनको एज अ क्लाइंट नहीं देख रहे, उनको सॉफ्टवेयर दे के हमारा काम हो गया ऐसा नहीं। मुझे मेरा फेवरेट हॉबी ये है कि मैं क्लाइंट विजिट्स पे जाता हूँ अनअनाउंस्ड, बस जब चांस मिलेगा किसी क्लाइंट के यहाँ चक्कर मार के आ जाऊंगा। वो मुझे जानता भी नहीं कई बार, क्योंकि मेरे सेल्स की टीम ने ऑर्डर लिया था, सपोर्ट वालों ने इंस्टॉल किया था, अकाउंट वालों ने बिल भेज दिया, वो तो मुझे जानते भी नहीं है। और सडनली मैं उनके दरवाजे पे पहुंच जाता हूँ और देखता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। और शायद मुझे कुछ वहाँ से सीखने को भी मिले, क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक है, दुनिया रोज चेंज होती है, तो उनके प्रॉब्लम रोज बदलते हैं। जब तक हम जाएंगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। सो स्टेइंग इन टच एट द ग्राउंड लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल, मुझे लगता है वो हर एक बिजनेसमैन का मिशन होना ही चाहिए। आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, डिफरेंट तरह के बिजनेस के बारे में जानने को मिला, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी कि गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो। और उसका भी क्रक्स आपने बताया कि स्टॉक और कैश दोनों का ध्यान रखना है। और सबसे खतरनाक जो बात बोली वो था कि हम कैश पकड़ लेते हैं, कैश संभलते हैं, लेकिन स्टॉक भी तो कैश ही है, वहाँ लीकेज चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए। और बहुत सारे लोग ये शो देखने के बाद आपको अप्रोच करेंगे, आपके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है हमने, तो अप्रोच करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे लाइफ में फ्री होने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए एंड ये चर्चा करने के लिए, मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने देखा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप खुद एक शॉपकीपर हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, आपको फ्री होना है, गल्ला छोड़ना है, आगे बढ़ना है, या आपके घर में कोई है, मामा है, चाचा है, कजिन है, साला है, जो आपको लगता है पूरे दिन गल्ले से चिपका रहता है और आप चाहते हैं कि वो गल्ला छोड़े और आगे बढ़े, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अजीत जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी के डिटेल्स दिए हुए हैं। आप वहाँ पर उनको अप्रोच कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बनाइए, बहुत बड़े ज़िंदगी में। और अजीत जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।